नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर पोर्शन डिस्कस कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए और साथ में जो आपका जेई के जो एग्जामिनेशन आपके होने वाला है, तो इन दोनों के लिए देखिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए कंप्यूटर का, तो इसका देखिए हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, और साथ में जो भी जेई का एग्जामिनेशन आपके होने वाला है जेएसएससी के द्वारा, तो उसके लिए जो है आपका ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें देखिए आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पेपर 3 में आपका आएगा ये जनरल स्टडी, जनरल साइंस का और कंप्यूटर बेसिक्स का। तो इसके लिए जो हमने पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही इन तीनों सब्जेक्ट का, आपको जो इसके साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, हमारा सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। और आप लोग देखिए, कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप लोग जो है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ये नंबर आपको दिया हुआ है, कोई भी तरह का डाउट हो आप लोग इस पे मेरे संपर्क कर सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग। और कोर्स देखिए हमने जो है काफ़ी कम अमाउंट रखा हुआ है, 399। तो आप लोग जो इसमें हो सकते हो, जो लोग भी इसमें इनरोल हो सकते हैं, तो उनके लिए देखिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें जो हम आपको और भी एडिशनल जो है सब्जेक्ट आपका करा देंगे, जो और भी रिमेनिंग है, जैसे ही आपका फिनिश होता है तो उसके बाद आपका हम करा देंगे। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल कर लेना। और ये जो है आपका टाइम से पहले ही हम आपका ख़त्म करा देंगे। और इसके साथ में देखिए जो पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे कि इसमें हिंदी और इंग्लिश आपका पूछा जाएगा, तो इसके लिए भी हमने लॉन्च किया हुआ है। इसका कोर्स हमने रखा हुआ है ओनली 149 रुपीज़ में रखा हुआ है। इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है जितना हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपका जो है ये इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। और इसमें भी आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स और साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो लिंक आपको देखिए ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए आउटपुट डिवाइस के बारे में स्टडी किया था। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में, या फिर जो कंप्यूटर के जो मेमोरी होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए जो स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं, तो इनका काम होता है कि डेटा को स्टोर करके रखना। अब डेटा देखिए आपका जैसे प्रोसेस जो रहता है कंप्यूटर में, आपको प्रोसेसिंग जो भी होती है, तो उसे हमें स्टोर करके रखना था परमानेंट के लिए, या फिर जो टेम्पररी बेसिस के लिए भी जो है डेटा का स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज डिवाइस का, या फिर कंप्यूटर मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर मेमोरी देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपका रहता है कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि देखिए जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे तो हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है यूज कैसे कर पाएंगे। तो कंप्यूटर देखिए जो रहता है आपका, तो उसमें आपको जो है स्टोरेज डिवाइस आपको देखने को मिलता ही है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो आपका, उसमें स्टोरेज डिवाइस तो कंपलसरी रहता ही है आपका। तो इसमें जो है डेटा और साथ में जो इंस्ट्रक्शन जो रहता है, तो वो जो है आपका स्टोर रहता है, जो कि प्रोसेसिंग के दौरान आपका रहता है। और साथ में जो आउटपुट जो रिजल्ट रहता है उन सबको ये स्टोर करके रखता है स्टोरेज डिवाइस, या फिर जो कंप्यूटर मेमोरी है। तो स्टोरेज डिवाइस देखिए ये डिफरेंट, जैसे कि फॉर्म फैक्टर्स में आपके अवेलेबल रहते हैं आपके। डिपेंड करता है कि जो है आपका डिवाइस किस तरह का और उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है। तो डिफरेंट टाइप से आपको जो है स्टोरेज डिवाइस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका कुछ होते हैं सॉलिड स्टेट डिस्क टाइप के होते हैं, कुछ आपका जो है उसके अंदर में एसएसडी टाइप का रहता है आपका, कुछ मैग्नेटिक टाइप के रहते हैं आपके। तो इन सबको जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, और इसके साथ में जो है वो कितना अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, इसके बेसिस पे जो है डिफाइन किया गया होगा कंप्यूटर मेमोरी का। तो यहाँ देखिए एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे कोई एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर आपका जनरली जो रहता है, तो उसमें देखिए मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस आपके रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपका रैम हो गया, इसके अलावा कैश मेमोरी आपका हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और इसके साथ में और कुछ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी रहते हैं उसके अंदर में, जो कि एक्सटर्नली यूएसबी के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं। तो देखिए और भी बहुत सारे डिवाइसेस आपके रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखिए एक मेमोरी हायरार्की आपका दिया हुआ है। मेमोरी हायरार्की देखिए इसमें मेनली जो आपका रहता है यहाँ पर, कि कोई भी डिवाइस के अंदर में जैसे आपका मेमोरी रहता है, तो उसका एक्सेसिंग स्पीड कितना है, उसका कॉस्ट कितना रहता है, और स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो ये जो हम लोग इस मेमोरी हायरार्की के थ्रू हम लोग समझेंगे। अब देखिए जो मेमोरी रहता है, तो उसको दो कैटेगराइज से, दो बेसिस पे कैटेगराइजेशन को किया था, दो फैक्टर से कैटेगराइज किया था। एक आपका हो गया कैपेसिटी के बेसिस पे, दूसरा हो गया एक्सेस टाइम के बेसिस पे। अब देखिए कैपेसिटी आपका दिया, मतलब कौन सा जो डिवाइस है या फिर मेमोरी डिवाइस है, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो वो जो है आपका डिपेंड करता है उसके एक्सेस टाइम पे भी, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर जो होता है। तो यहाँ पे देखिए एक हायरार्की आपका दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरली एक कंप्यूटर सिस्टम आपका रहता है, तो उसके अंदर में ये सारे मेमोरी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया, और उसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी आपके हो गए। तो इनका जो है हायरार्की यहाँ पे दिया हुआ है किस टर्म के बेसिस पे, तो एक आपका कॉस्ट है,
दूसरा आपका एक्सेसिंग स्पीड है और तीसरा स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एक सीक्वेंस आप लोग याद रखना, पहले रजिस्टर, कैश मेमोरी, फिर इसके बाद देखिए प्राइमरी मेमोरी या फिर जो मेन मेमोरी होती है जैसे कि रैम और रोम आपका हो गया। इसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी आता है जिसमें कि आपका मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क आता है, और उसके बाद फिर आपका मैग्नेटिक टेप हो गया आपका। और इसमें देखिए जो मैग्नेटिक डिस्क आपका जो रहता है, इसमें आपका जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी आपका आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो ना, कि अगर हम बात करते हैं आपका स्टोरेज कैपेसिटी का, तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर में है, मतलब कि जो रजिस्टर है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का, मतलब कि जो मैग्नेटिक टेप आपका रहता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं एक्सेसिंग स्पीड का, तो देखिए एक्सेसिंग स्पीड के मामले में जो है रजिस्टर का इसका ज़्यादा होता है, मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा पहले एक्सेस कर लेगा, मतलब इसकी एक्सेसिंग स्पीड काफ़ी हाई होती है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेसिंग स्पीड अगर हाई है तो कॉस्ट जो है जाहिर सी बात है उसका हाई होगा ही होगा, क्योंकि देखिए जो डिवाइस जितना फास्ट परफॉर्म करेगा उसमें उतना ही एक्सपेंसिव जो है यूनिट लगे हुए रहते हैं, तो वो कॉस्ट उसका हाई होगा। तो आप यहीं से इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो फैक्टर मिल गए, एक एक्सेसिंग स्पीड का, रजिस्टर का सबसे ज़्यादा रहेगा और कॉस्ट भी इसी का ज़्यादा रहेगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं लो की, तो देखिए जो कॉस्ट की बात करता है तो कॉस्ट देखिए जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है उसकी कॉस्ट कम होती है, लो हो गया एज कंपेरिजन टू रजिस्टर। लेकिन एक्सेसिंग स्पीड की बात करते हैं तो उस केस में जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है तो वो आपका लो होगा, मतलब ये जो है थोड़ा सा धीमा ये एक्सेस करते हैं ये। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो आपको याद रखना है, स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पे, एक्सेसिंग स्पीड और कॉस्ट के बेसिस पे। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सेसिंग स्पीड कौन सा मेमोरी का सबसे ज़्यादा आपका होगा, तो ये देखिए एक्सेसिंग स्पीड के मामले में हाई होगा रजिस्टर का, कम किसका होगा तो सेकेंडरी डिवाइसेस के, सेकेंडरी मेमोरी जो आपके होते हैं। और अगर बात करते हैं हम लोग जैसे कॉस्ट की किसकी ज़्यादा होगी, तो कॉस्ट आपका होगा एक रजिस्टर का होगा, और कम किसका होगा तो सेकेंडरी मेमोरी के होंगे। और स्टोरेज कैपेसिटी किसका ज़्यादा होगा तो वो आपका है सेकेंडरी मेमोरी का, कम किसका होगा तो रजिस्टर का होगा। आप लोग एक सीक्वेंस में इसको अरेंज कर लेना, इसका रजिस्टर फिर कैश मेमोरी, इसके बाद फिर आपका प्राइमरी या मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आपका आया हुआ था एक्सेसिबिलिटी का, मतलब एक्सेसिंग स्पीड, यानी कि जो एक्सेस जो करता है आपका, तो वो जो है सीक्वेंस में होता है या फिर वो रेंडमली होता है। तो ये देखिए एक्सेसिंग में ये चीज़ से आपको डिनोट किया जाता है कि वो जो मेमोरी है उसको एक्सेस जो करता है, एड्रेस जहाँ पे भी स्टोर्ड आपका रहेगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, तो उसको कितना फास्ट करता है और वो किस ऑर्डर में करेगा। तो इसमें देखिए दो बेसिकली टाइप होते हैं एक्सेसिंग का, एक आपका होता है रैंडम एक्सेस, दूसरा आपका होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। तो देखिए इस दोनों में अंतर क्या है, सपोज यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन आपका एड्रेस यहाँ पे स्टोर्ड है किसी चीज़ का, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को रीड करनी है। तो यहाँ पर देखिए रैंडम एक्सेस में क्या होगा कि जो कंप्यूटर है तो डायरेक्टली वो जंप कर जाएगा उसी एड्रेस पे, एग्जैक्ट वहीं पे सीधा वो चला जाएगा जहाँ पे इसको रीड करनी है। लेकिन देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा कि ये सीधा जंप नहीं करके ये जो वन बाय एक स्टेप चढ़ता हुआ जाएगा, फिर फाइनली जहाँ पे ये होगा उसको रीड करेगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे टाइम लग जाएगा, लेकिन जो रैंडम एक्सेस जो करते हैं तो वो थोड़ा फास्ट और सीधा वो एड्रेस पर चला जाएगा जहाँ पे रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रैंडमली एक्सेस मेमोरी, मतलब कि वो जो है रैंडमली जहाँ पे भी उसको जाना होगा लोकेशन पे वो सीधा चला जाएगा। लेकिन जो सीक्वेंस में क्या होगा यहाँ पर आपका कि इसमें जो है एक सीक्वेंस में जाएगा, पहले फर्स्ट वाला फिर सेकंड फिर थर्ड, और इस तरीके से जो है वो रीड करता हुआ जाएगा। तो ये डिफरेंस है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस में और रैंडम एक्सेस में। अब इस एक्सेस मेथड के बेसिस पे जो है एग्जाम्पल आपसे पूछा आता है एग्जाम में आपका कि कौन सा मेमोरी जो है सीक्वेंशियल एक्सेस है और कौन सा रैंडम एक्सेस है। तो यहाँ पे यही चीज़ सारा कुछ लिखा गया है आपका कि जितने भी देखिए मेमोरी टाइप होते हैं तो वो जो है उसके अंदर बहुत सारे जो है उसके अंदर में लोकेशंस होते हैं, वहाँ पे एड्रेस रहते हैं सभी का एक अलग अलग। तो उनको देखिए एक्सेस करने के लिए जैसे कोई भी मेमोरी हो आपका, वहाँ से एक्सेस करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे लोकेट होना पड़ता है। उसके बाद जो है डेटा को रीड किया जाता है उस मेमोरी लोकेशन पे। तो उसी के बेसिस पे जो है ये सारे मेथड आपके रहते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मेमोरी लोकेशन से एक्सेस किया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा। तो रैंडम एक्सेस में इसमें क्या होगा कि जो मेन मेमोरी आपका जो रहता है तो वो जो है रैंडम मेमोरी के एग्जांपल आपके जैसे रैम और रोम आपका हो गया, जिसमें कि जितने भी मेमोरी लोकेशन जो रहते हैं तो सभी का एक यूनिक एड्रेस रहता है जो आपका मेन मेमोरी है। और उस यूनिक एड्रेस को पढ़ के जो है कोई भी मेमोरी लोकेशन को हम वहाँ पे जा सकते हैं, मतलब कंप्यूटर जो है वहाँ पे वो जा सकता है। और वो जितना टाइम लेगा उसके अंदर में तो वो कम ही रहेगा, क्योंकि उसे देखिए रेंडमली एक्सेस करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं तो आपका जो रैम और रोम है जैसे कि डी रैम हो गया, एच डी रैम हो गया और वी रैम आपका हो गया, तो ये सारे जो है मेन मेमोरी जो है एग्जाम्पल आपका है रैंडम एक्सेस के। और वहीं पे देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस की हम बात करते हैं तो इस मेथड में क्या होगा कि यहाँ पे मेमोरी जो आपका जो एक्सेस होगा ना तो वो एक सीक्वेंस में होगा, एक ऑर्डर में होगा, ऐसा नहीं कि सीधा वो जंप करके जहाँ पे भी रीड करना है वहाँ पे चला जाएगा, जो कि हमने फिगर में आपको बताया था। तो इसका देखिए एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप।
ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक टेप क्या होता है। एग्जाम्पल आप लोग याद रखना कि ये सिक्वेंशियल एक्सेस टाइप का मेमोरी है, और एक आपका होता है डायरेक्ट एक्सेस भी होता है। इस मेथड में देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर रहता है ना आपका, तो वो एक ट्रैक में रहता है, और हर एक ट्रैक के अंदर में जो है उसका एक सेपरेट रीड राइट उसके अंदर में हेड होते हैं, लगे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं, जो आपका है ये मेमोरी जो या डायरेक्ट जो एक्सेस होता है, इसमें आपका पीसीआई कंट्रोलर हो गया और हार्ड ड्राइव कंट्रोलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए जितने भी मेमोरी होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, तो इनको जो है डिफरेंट कैटेगरी में जो है कैटेगराइज किया गया हुआ है आपका। तो यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर मेमोरी में आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोला जाता है। तो इनका ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। इनके भी फर्दर और क्लासिफिकेशन है, जैसे प्राइमरी मेमोरी में आपका होता है रैम और दूसरा आपका होता है रोम। और वहीं पे जो सेकेंडरी मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है इनका। तो इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और इसके साथ में मैग्नेटिक टेप आपका हो गया। तो ये सारे एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी के। और वहीं पे देखिए प्राइमरी मेमोरी में जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो है आपका क्या होता है, कंप्यूटर के साथ जो एक्सेसिंग जो होता है, मतलब जो सीपीयू जो आपका रहता है, तो वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो जो प्राइमरी मेमोरी है इसके भी देखिए क्लासिफिकेशन है, एक आपका होता है रैम और दूसरा आपका है रोम। तो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है रैम का, एक होता है स्टैटिक रैम, दूसरा डायनेमिक रैम। और वहीं पे जो रोम आपका है, तो ये देखिए एक नॉन वोलेटाइल टाइप का कैटेगरी का आपका मेमोरी है ये। और इसके एग्जांपल भी और होते हैं, जैसे रैम, पी रोम, इसके अलावा ईपी रोम और डबल ईपी रोम आपका हो गया। तो इन सबको जो है हम लोग यहाँ पे देखिए हर एक मेमोरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी मेमोरी या फिर जो मेन मेमोरी आपका, इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखिए जो मेमोरी यूनिट है आपका कंप्यूटर के अंदर में, जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो हम लोग बोलते हैं उसे मेन मेमोरी। मेन मेमोरी ही सीपीयू के साथ में डायरेक्टली आपका कम्युनिकेट करता है। सेकेंडरी मेमोरी के साथ जो है आपका सीपीयू कम्युनिकेट नहीं करता है। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में आपके जो डेटा जो रहते हैं, तो उनको देखिए सबसे पहले मेन मेमोरी में लाना होता है, उसके बाद फिर जो आपका सीपीयू है वो रीड करेगा उसे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो सेकेंडरी मेमोरी से जाके वो एक्सेस करके वहाँ पे डेटा जो भी स्टोर होता है वो रीड करेगा। तो मेन मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है, जो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। और ये देखिए वोलेटाइल नेचर में के होते हैं, जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, जैसे कि आपका रैम रैम ही आपका वोलेटाइल होता है, रोम जो है आपका नॉन वोलेटाइल होगा। तो जैसे ही मान लीजिए पावर अगर आपका कॉप हो जाता है, यानी कि पावर कट ऑफ हो जाए आपका, तो कंटेंट जो रहता है तो वो लॉस्ट हो जाता है हमेशा के लिए। तो मेन मेमोरी देखिए डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके कनेक्टेड रहते हैं मेमोरी बस के थ्रू। और इसके साथ में देखिए जो सीपीयू आपका है, तो वो कंटिन्यूअसली जो है इंस्ट्रक्शंस को रीड करते रहता है, जो स्टोर्ड रहते हैं आपकी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर में, और उनको एग्जीक्यूट करता रहता है जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एग्जांपल की देखिए हम बात करते हैं आपका मेन मेमोरी में कौन कौन से या प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपका रैम हो गया, रोम हो गया, और कैश मेमोरी भी आपके रहते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कैश मेमोरी आपका क्या होता है यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग रैम और रोम के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो पहला आपका रैम है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसे देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए इसमें जो डेटा जो आपका रहता है ना रैम के अंदर में, तो उसको जो है हम लोग बहुत ही तेजी से एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, उसमें आपका जो है डेटा एक के बाद एक एड्रेस को रीड करना पड़ता है, लेकिन जो रैंडम एक्सेस जो होता है तो उसके अंदर में सीधा जंप कर जाएगा वही लोकेशन पे। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे टाइम कम लगेगा। तो ये जो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए जो रैम आपका है, तो इसके दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है डायनेमिक रैम, दूसरा आपका होता है स्टैटिक रैम। तो फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना, इन दोनों का कंपैरिजन भी देख लीजिए, स्टैटिक रैम का और डायनेमिक रैम का। तो यहाँ देखिए अगर सबसे बड़ा कंपैरिजन दोनों में किया जाए स्टैटिक और डायनेमिक का, तो देखिए जो स्टैटिक रैम आपका होता है, तो ये फास्टर होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम क्या होगा, ये आपका ये स्लोअर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्लोअर आपका क्या होता है और ये फास्टर क्या होता है, क्योंकि देखिए जो आपका डायनेमिक रैम है, तो ये डायनेमिक नेचर का होता है, तो इसीलिए इसमें देखिए बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। मतलब कि इसमें जो है आपका 1 सेकंड के अंदर में 1000 टाइम भी इसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए आपका ये स्लोअर रहता है। तो ये दो कंपैरिजन जो है आपको याद कर लेना है अच्छे से, डायनेमिक रैम है स्लोअर आपका रहेगा, और इसमें जो है रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ देखिए जो स्टैटिक रैम है, तो इसमें जो है रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए ये आपका फास्टर होता है, मतलब कि एक्सेसिंग स्पीड इसकी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा आता है। और दूसरा देखिए यहाँ पे सिंस डायनेमिक रैम है और ये स्टैटिक रैम है, तो दोनों में एक्सपेंसिव कौन होगा। तो देखिए जो स्टैटिक रैम आपका रहता है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट जो है वो थोड़े से महंगे जो रहते हैं वो इंस्टॉल किए रहते हैं। लेकिन जो डायनेमिक रैम है ये आपका कम एक्सपेंसिव होगा, यानी कि महंगा कम होगा ये। अब इसके बाद देखिए पावर कंजप्शन की बात करते हैं, तो जो आपका स्टैटिक रैम है इसमें ज़्यादा पावर कंजप्शन आपका होगा।
और वहीं पे जो डायनेमिक रैम आपका है तो इसमें जो है लेस पावर कंजप्शन होती है। तो ये दोनों काफ़ी डिफरेंस जो मतलब दोनों जो का डिफरेंसेस है ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका। स्टैटिक रैम आपका फास्टर होगा, डायनेमिक रैम स्लोअर होगा। और एक्सपेंसिव कौन ज़्यादा होगा तो आपका स्टैटिक रैम, और डायनेमिक रैम कम होगा। पावर कंजप्शन कौन ज़्यादा करेगा तो देखिए जो स्टैटिक रैम है ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और जो डायनेमिक रैम आपका है तो ये जो है आपका पावर कम कंज्यूम करेगा। और जो आपका स्टैटिक रैम है तो इसमें देखिए रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें जो है आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। तो रैम के बारे में कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ट्रू नहीं है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो देखिए जो रैम आपका है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये तो रैंडमली एक्सेस हम लोग करते ही हैं। और रीड राइट मेमोरी, इसमें देखिए रीड राइट दोनों किया जा सकता है, तो ये भी सही है आपका। वोलेटाइल मेमोरी, तो देखिए जो रैम आपका है वोलेटाइल नेचर का होता ही है, यानी कि इसमें अगर एक बार जैसे आपका पावर कट हो जाए तो ये डेटा जो है लॉस्ट आपका हो जाता है, तो ये भी सही है। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल नहीं होगा जो रैम, तो इसलिए क्या होगा 4 आपका राइट आंसर है जो आपको इसमें गलत दिया हुआ है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। तो इनमें से कौन सा मेमोरी है जो डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेसिबल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए देखो रैम, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डीवीडी है। तो इसमें देखिए रैम आपका जो है ये डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेसिबल हो सकता है ये, और बाकी जो ये सारे हार्ड डिस्क है, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप है, तो ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कि इनके अंदर में जो डेटा जो रहता है तो सबसे पहले हमें जो है वो लाना होता है मेन मेमोरी में। डायरेक्टली सीपीयू जैसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियरिटी होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कोर्स में जो हमने वहाँ पे लगभग आपका 80% कंप्यूटर सिलेबस खत्म कर दिया है। तो वहाँ पे आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे हमें जो और भी बहुत सारे जो है लेक्चर्स कवर करने होते हैं, तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो है आप लोग कोर्स में इनरोल्ड होके वहाँ पे आप लोग बहुत जो है अपना पहले ही तैयारी कर सकते हो, और वहाँ पे मल्टीपल और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे बाद में। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं रोम के बारे में। तो देखिए जो रोम आपका है तो ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का आपका ये एग्जांपल है। जैसे रैम आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो है आपका जैसे कि वो आपका था, वो आपका वोलेटाइल मेमोरी कैटेगरी में, लेकिन रोम आपका जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब ये देखिए इस मेमोरी की जरूरत कब पड़ती है, जब कंप्यूटर आपका बूटअप होता है, मतलब कि जब आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो उस समय जो है इस मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें देखिए ये जो रैम आप रोम आपका एक्चुअली में ये जो एक स्मॉल प्रोग्राम रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। और ये सारे चीज़ जो है तो ये एक रोम चिप में इंस्टॉल रहते हैं। जो हार्डवेयर डिवाइस सबके रहते हैं ना, जैसे कि आपका बायोस चिप हो गया, तो उसके अंदर में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो कंप्यूटर जो है यूज़ करता है आपका, जैसे ही कंप्यूटर आप ऑन करते हो उस समय। और जैसे इसके बाद में और भी आपको बहुत सारे जो बेसिक ऑपरेशन जो रहते हैं आपके, जैसे हार्डवेयर को किस तरीके से ऑपरेट करना है, तो वो सारा चीज़ एक रोम चिप के अंदर में इंस्टॉल किया हुआ रहता है। अगर कोई भी डिवाइस ऐसे मान लीजिए प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो एरर आपको दिखाएगा कि इसके अंदर में आपको पता चल जाएगा। तो रोम जो है आपका एक नॉन वोलेटाइल कैटेगरी का आपका रहता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है जो रोम आपका रहता है तो इसके अंदर में जो डेटा जो रहता है ना आपके, उसको ओवररीड या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे इस नाम आपका है रोम का, रीड ओनली मेमोरी का, यहाँ पे इसका जो टाइप उसकी बात नहीं कही जा रही है। तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन था कि इसमें जो है हम लोग ओवरराइड या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और डेटा जो एक बार स्टोर रहता है ना आपका रोम के अंदर में, तो उसको जो इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाई नहीं किया सकता है। एक बार मैन्युफैक्चरर ने उसके अंदर में जो भी उसके अंदर में स्टोर करके उसने दिया हुआ है, रीड करके राइट करके दिया हुआ है, तो वो जो है आपका दोबारा नहीं हो पाएगा। या फिर जो है इसके साथ में करेक्शन अगर कहीं पे हो एरर का, या अपडेट करना होगा सॉफ्टवेयर का, तो उसके लिए नए डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत पड़ती है और रिप्लेस करना पड़ता है, यानी कि जो इंस्टॉल डिवाइस होता है उसके साथ में। तो इसीलिए जो है इसका बहुत सारे लिमिटेशंस होता है रोम का, तो इसी को देखते हुए जो है और भी और मॉडिफिकेशन किया गया। जैसे आपका फिर बाद में ईपी पी रोम आया, फिर ईपी रोम, फिर डबल ईपी रोम आया, जिसमें अंदर में रीराइट करने की जो है कैपेबिलिटी क्या आ गया आपका। तो यही चीज़ यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन जो टाइप है इसका पी रोम का, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है तो ये वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। तो नाम ही इसका दिया हुआ है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें केवल वन टाइम ही प्रोग्राम किया जा सकता है, रिटर्न किया जा सकता है, फिर प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे कि आपका पी रोम एक प्रोग्रामर होता है, उसके एक स्पेशल डिवाइस होता है, उसके थ्रू किए जा सकते हैं। और इस तरह के देखिए जो डिवाइस आपका होता है ना, तो इसमें हाई वोल्टेजेस का यूज़ किया जाता है, ताकि जो है उसको डेटा को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सके या फिर कोई इंटरनल लिंक क्रिएट किए जा सके चिप के साथ में। तो पी रोम जो है आपका केवल एक ही बार प्रोग्राम आपका होगा, यानी कि वन टाइम प्रोग्रामेबल।
तो इसीलिए इसका लिमिटेशन था। तो इसके बाद जो मॉडिफाई करके बनाया गया ईपीरोम। तो इसका देखिए होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल डबल ईपीरोम होगा। ईपीरोम आपका होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसको अंदर में जो डेटा जो रहता है तो इसमें हम देखिए इरेज कर सकते हैं। जब इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब पास करते हैं, इसके मतलब एक्सपोजर किया था इसको थ्रू द, तो इसमें रीराइट किया जा सकता है आपका। और इसके अंदर में जो है हायर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। अब इसमें भी अंदर में कुछ लिमिटेशंस थे, तो इसीलिए जो है आपका डबल ईपी रोम आया बाद में। तो ये जो है आपका ईपी रोम के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है आपका। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो इंटायर जो कंटेंट जो रहता है ना, तो वो जो है उनको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, फिर उसमें रीराइट किया जा सकता है, ताकि उनमें से जो है रिमूव करने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो है आपका डिफरेंसेस है इन तीनों के बीच में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है सभी को। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड। तो इनमें से कौन सा मेमोरी है जिसका एक्सेसिंग स्पीड जो है हाईएस्ट होती है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन को देखते ही मार्क करना होगा। ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ उसके बेसिस पे आपका ये होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ हार्ड डिस्क, रैम, रोम और कैश मेमोरी। तो हमने देखिए जो हायरार्की आपको दिखाया था, तो इसके अंदर में जैसे हाईएस्ट एक्सेसिंग स्पीड की बात करते हैं, तो उस केस में रजिस्टर का ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ देखिए इसमें रजिस्टर आपका दिया ही नहीं है, तो इसके पास जो होगा आपका वही आंसर होगा। तो यहाँ पे कैश मेमोरी आपका है, तो एक्सेसिंग स्पीड इसी का होगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे आपका हार्ड डिस्क है, रैम रोम है और कैश मेमोरी है, तो कैश मेमोरी का जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सेसिंग स्पीड होगा यहाँ पे जो ऑप्शन में दे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे ओवरऑल आपका रजिस्टर होता है, तो ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क करना होगा। सपोज यहाँ पे आपका अगर कैश मेमोरी भी रहता, रजिस्टर भी रहता और इसका हार्ड डिस्क और रैम रोम रहता आपका यहाँ पे, तो आप लोग को रजिस्टर पे मार्क करना रहता उस केस में। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि बोथ रैम एंड रोम आर। रैम और रोम दोनों जो है ये क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए रैम और रोम दोनों की बात कही जा रही है। तो ये दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी ये तो होते ही है, ये तो आपका श्योर शॉर्ट आंसर है इसका। सीक्वेंशियल एक्सेस तो कभी होगा नहीं, इन दोनों होते ही नहीं है। रीड एंड राइट मेमोरी, तो देखिए इसमें जो रोम आपका है ये केवल एक बार आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें राइट हम लोग नहीं कर सकते हैं। और रीड ओनली मेमोरी देखिए ये दोनों तो आपके होते ही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि बात कहा जा रहा है कि दोनों के लिए सुटेबल हो डेफिनेशन। तो इस केस में रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग कैश मेमोरी के बारे में लोग देखते हैं। तो देखिए कैश जो है आपका ये हाई स्पीड एक्सेसिंग एरिया होते हैं ये, जिनको ये तो है इधर या रिवर्स सेक्शन में या फिर जो है मेन मेमोरी के स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ किया जा सकता है इनको। तो देखिए जो कैश मेमोरी आपका है ये भी स्टोरेज बफर की तरह काम करता है आपका, जो कि ये उस डेटा को स्टोर करने का काम करेगा जो कि मोस्ट ऑफनली यूज्ड होते हैं। अब जैसे कोई भी डेटा बार बार आप यूज़ करते हो, कोई भी फाइल आप बार बार यूज आप करते हो, ओपन करते हो, जैसे कोई सॉन्ग ही आपका रहता है जो आप डेली डेली प्ले करते हो, तो कैश मेमोरी जो है उसका एड्रेस को ये स्टोर करके रखेगा अपने अंदर में, ताकि जब भी आप नेक्स्ट अगले दिन आप उसको ओपन करो तो वो देखिए जल्दी ही आपको खुल जाता है। और बाकी कोई ऐसा प्रोग्राम खोलो या फिर कोई आप ऐसा कोई भी आप सॉन्ग प्ले करो या कोई भी फाइल हो आपका जिसने आपने कभी यूज़ किया नहीं हो, मतलब आपने कभी उसको महीने तक या फिर हफ्ते तक यूज़ नहीं किया हो, तो वो देखिए ओपन होने में आपका टाइम लगेगा। और वो इसलिए होता है क्योंकि कैश मेमोरी जो है उसका एड्रेस को स्टोर करके नहीं रखता है। और जो फ्रिक्वेंटली यूजर रहता है उसका जो एड्रेस रहता है उसको स्टोर करके रखे हुए रहता है, वो आपको जल्दी प्ले हो जाएगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कैश मेमोरी यहाँ पे रोल प्ले करता है आपका। तो यही चीज़ है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि कैश मेमोरी के स्टोरेज बफर की तरह काम करता है ये, जो कि ये उस डेटा को स्टोर करेगा जो मोस्ट ऑफनली यूज होता है टेम्पररी बेसिस पे, और उसको जो है सीपीयू को एक्सेस कराता है फास्टर रेट पे। तो ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में आपका। अब यहाँ पे देखिए जो कैश मेमोरी आपका ये भी हाई स्पीड मेमोरी डिवाइस आपके होते हैं, जो कि आपका रैम और सीपीयू के बीच में ये कनेक्टेड आपका रहेगा। और ये भी रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है इसे, तो ये भी आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही एग्जांपल है। और ये आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आपका ये रहता है, इन दोनों के बीच में रहेगा। और जनरली देखिए जो कैश में भी रहता है इसका साइज जो है छोटा रहता है, मतलब इसमें कैपेसिटी बहुत कम होती है। और साइज जो आपका रहता है 256 KB से लेकर आपका ये 2 MB तक अवेलेबल रहता है कैश मेमोरी। और इसके साथ में देखिए जो कैश मेमोरी आपका है तो ये लेवल में भी रहता है आपका, जैसे लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 तक भी रहते हैं आपके। जबकि ओल्डर जो कंप्यूटर थे उसमें लेवल 1 कैश ही रहते थे। लेकिन जैसे अगर एड्रेस और स्टोर करने की ज़रूरत रहती थी, कंप्यूटर को फास्ट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो है लेवल तो इसमें रहेंगे ही। ये देखिए तो हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैश मेमोरी। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है कैश मेमोरी के रिगार्डिंग। तो यहाँ देखिए दिया फास्टर मेमोरी देन रैम, वोलेटाइल मेमोरी, स्मॉलर इन साइज देन रैम, या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग कैश मेमोरी का। तो ये जो है आपका जैसे ये आपका फास्टर रहता है कि नहीं रैम मेमोरी के द्वारा, तो ये तो आपका रहेगा ही, रैम के कंपेरिजन में फास्टर तो आपका रहता ही है कैश मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी भी आपका है ये, यानी कि
जो डेटा जो रहता है आपका यहाँ पर, वो जो है आपका इसके अंदर में वो आपका लॉस्ट हो जाता है अगर आप उसे यूज़ ना करो बहुत दिनों तक। तो इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि स्मॉलर इन साइज होता है रैम का कंपेयर में। तो ये देखिए सही स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर। रैम आपका जो है उसका साइज आपका जैसे 2 GB का या 4 GB का इस तरीके से रेंज में आता है, लेकिन कैश मेमोरी जो आपका रहता है तो ये आपका जैसे MB में अवेलेबल रहता है। तो ये स्मॉलर साइज में तो रहेगा ही रहेगा। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी देखिए आपका नहीं होता है कैश मेमोरी। तो यही क्या है राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ईपी रोम। तो इनमें से कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट सही नहीं है ईपी रोम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो ये भी देखिए स्टेटमेंट है आपका कि जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होता है ईपी रोम। तो क्या होगा आपको राइट आंसर है। जितने भी आपके मेन मेमोरी होते हैं जैसे कि आपका रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी, वो सारे के सारे जो है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, ना कि सीक्वेंशियल एक्सेस। तो ये आप लोग अच्छे से ये याद रखना है इसको। रैंडम एक्सेस आपका होगा ही इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसका फुल फॉर्म ही आपका है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी तो आपका ये होगा ही होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इस तरीके से आपका आगे भी ये लेक्चर चलता ही रहेगा। तो आप लोग से देखिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।